दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा नया चैनल तर्जुमा ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कृष्णचंद्र की कहानी गीत और पत्थर। नफरत भी एक तरह की मोहब्बत है। एजाज हुसैन जैदी की मिसाल आपके सामने है। जैदी को औरतों से नफरत है क्योंकि जैदी बदसूरत है और उसे अपनी बदसूरती का शदीद तरीन एहसास है। जैदी ठिंगना बल्कि बौना है और उसे अपने कोताह कद होने पर फख्र नहीं। जैदी की चाल में एक ऐसी अजीब सी नाहमवारी है कि जिसे देखकर बेख्तियार हंसी आ जाए, और जब लोग उसका दिल रखने के लिए उस पर हंसते नहीं हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी आवभगत अच्छे ढंग से करते हैं, खास तौर पर उसे अपने पास बिठाने की कोशिश करते हैं, तो वो और भी खफा बल्कि बरफरोख्ता हो जाता है। शायद वो दिल से चाहता है कि लोग उसे बदसूरत, ठिंगना, बौना कहें, उसे गाली दें, उससे दूर दूर रहें। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग उसे फिटकारते हैं वो उनसे खुश रहता है, और जो लोग उसकी दिल जमाई की कोशिश करते हैं वो उन्हें अच्छा नहीं समझता, बल्कि उसकी दिल जमाई की जितनी कोशिश की जाए वो उतना ही कबीदा खातिर होता जाता है। मेरे मुशाहिदे में जैदी पहला आदमी है जो इस हद तक अजियतनाक है कि हर वक्त अपने आप को जहनी तौर पर कोड़े मारता रहता है। जैदी 20वीं सदी का बाशिंदा है, इसलिए एक फिल्म कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर है। अगर वो 16वीं सदी में होता तो कैथोलिक राहिब होता, सख्तगीर मुल्ला होता, असफल तरीन मुहतसिब होता, लेकिन 20वीं सदी ने उसे फिल्म डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दिया है। उसे इस बात में भी मजा आता है कि उसकी तकदीर इस कदर बुरी है। लोग खूबसूरत अशिया, अच्छी बातों और जमाली औसाफ से हज उठाते हैं। जैदी को दुख, दर्द, गुनाह, बदसूरती और उस गहराई में दिलचस्पी है जो नीचे जाती है। जो चीज ऊपर उठती है, जैसे आसमान, दरख्त की चोटी, कबूतर की उड़ान, उन बातों में उसकी दिलचस्पी कायम नहीं रहती। वो शर, बदी और नफरत का कायल है। उसमें और फरिश्तों में सिर्फ एक कदम का फासला है। जैदी को औरतों से सख्त नफरत है। वो उनके साए तक से नफरत करता है। वो उन्हें अदना तरीन मखलूक कहता है। शोपनहार का परस्तार है। स्टूडियो में जहां औरतें खड़ी होंगी वहां लोगों के ठट नजर आएंगे, लेकिन जैदी कभी वहां ना होगा। अगर कभी उसे लड़कियों के पास से गुजरना पड़े तो वो इस कदर अकड़ कर और इस कदर तन कर चलता है कि उसकी हालत मजहका खेज हो जाती है, जैसे उसके जिस्म का जर्रा जर्रा औरत औरत पुकार रहा हो। भूख जब इस मंजिल पर पहुंच जाए तो नफरत बन जाती है। भूख दरअसल जिंदगी, हरकत, अमल की अलामत है, लेकिन भूख की आखिरी मंजिल मौत, जमूद और सुकूत भी है। जैदी की जिनसी हिस्सियात इस कदर नाजुक हो चुकी हैं कि शायद उसे मर्द कहना भी एक मुबालगा आमेज हकीकत होगा। जैदी की मर्दानगी ने अपनी बदसूरती से मार खाई, और ये बदसूरती औरत की निसाई जमालियत से टकराकर नफरत में मुबद्दल हो गई। अब वो न मर्द है न औरत, सरतापा नफरत है। वो एक ऐसी परेशान रूह है जिसने अपना आप उलझा उलझा कर गिरहें लगा ली हों, और अब उन गिरहों का खुलना उसके लिए निहायत मुश्किल हो। शायद अब वो खत मुस्तकीम की ताब ना ला सकेगा। जैदी की यह हालत हमारे मुल्क के सियासी रहनुमाओं से बहुत मिलती जुलती है। जैदी से अगर यह कहा जाए कि फलां औरत को सेट पर हाजिर होना चाहिए, तो अव्वल तो जैदी सुनी अनसुनी कर देगा। दोहराने पर इस तरह घूरेगा गोया आपने ये कहकर किसी फेले शनी का इर्तिकाब किया है। अगर आप ज्यादा ढीठ निकले तो वो सेट छोड़कर बाहर चला जाएगा, और फिर वहां से वो मतलूबा औरत को बुलाने के लिए किसी चपरासी को भेजेगा या कोई दूसरा पयामी ढूंढेगा। चारों नाचार अगर उसे खुद जाना पड़े तो लड़की के सामने खड़ा होकर हवा से बात करेगा, सेट पर आइए, और उसके बाद यकलख्त वहां से चल देगा। उसकी हरकत में उस वक्त रवानी नहीं होती। अमूमन जिंदगी में एक तरतीब होती है, हर हरकत में एक तवातुर का एहसास होता है। जैदी को देखकर उस वक्त यह एहसास होता है कि यह इंसान नहीं है, एक बेरूह पैकर है जो उठाकर लड़की के सामने लाया जा रहा है। उसकी चाल ढाल, गुफ्तार, अतवार में एक अजीब बेहंगम मेकानिकी हरकत का एहसास होता है। ऑटो मशीन के बेताल अफाल भी शायद उससे बेहतर होते होंगे। बिलअमूम औरतों का असर मर्दों पर बहुत होता है, शदीद होता है, और जब तक आसाबे तौलीद व तख्लीक कायम रहते हैं असर होता ही रहता है। लेकिन जितना असर इस मखलूक का मैंने जैदी पर देखा है और किसी फर्द पर नहीं देखा। ऐसा मालूम होता है कि जैदी के जिस्म और रूह का हर जर्रा एक आंख है,
और औरत के वजूद को देखते हुए उससे मुनकिर होने के लिए बेताब है। लोग 2 आंखों से औरत को देखते हैं और मर जाते हैं। जैदी करोड़ों आंखों से देखता है। उसके दिल की क्या हालत होगी। मैं समझता हूं कि यहां पहुंचकर मोहब्बत नफरत में और जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। जब हमारे स्टूडियो में रंभा पहली बार आई तो प्रोड्यूसर से लेकर सेटिंग बॉय तक मुसर्रत से चहकने लगे। दरअसल खूबसूरत औरत खुशी का एक लम्हा है जो जन्नत की वादियों से इस सरजमीन तक आता है। फिर उस लम्हे को पाने, चखने, हासिल करने, उसके लिए मर जाने के लिए बेकरारी क्यों ना हो। और रंभा तो ऐसी औरत थी जैसे हंसती लहर, लहकती डाली, महकती कली, जैसे फिजा में तबस्सुम की कमान खींच जाए और गुम हो जाए, और गुम होने के बाद भी तखय्युल में उसके रंग चमकते रहें। यही हाल रंभा का था। औरतें जवान भी होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, शेरियत, रस और गनायत से लबरेज भी होती हैं, लेकिन रंभा के हुस्न की लय दूसरी औरतों से बिल्कुल अलग थी। उसके हुस्न का एहसास उसके सामने नहीं, उसके सामने से गुजर जाने के बाद होता था। जैसे कोई चीज चमक गई, वो सामने से गुजर जाती और बाद में ये ख्याल आता, ख्याल नहीं आता, तस्वीरें सी आती, फूलों के गजरे, कौसे कज़ा के रंग, बच्चों का तबस्सुम, आसमान की धनक, रात में कहकशां के दूधिया शरारे, मोतियों की लड़ी यकायक बिखरती हुई, इन सब तस्वीरों का ख्याल उसे देखकर आता था। उसका हुस्न फानी था, लेकिन उस हुस्न की गूंज देरपा थी। जो तस्वीरें उस हुस्न को देखने से उजागर होती थीं, वो लाफानी थी। खूबसूरती की इससे बेहतर तारीफ नहीं हो सकती। रंभा को देखकर यह ख्याल ना आता था कि यह औरत फिल्म एक्ट्रेस है, बीवी है, बच्चों की माँ है, गमे रोजगार और ज़ौक़े नमूद की बेताबी से आगाह हो चुकी है। वो जिधर जाती थी फिजा में एक शोला सा उड़ता था। कई परवाने खाकिस्तर हो गए। गैर मुमकिन था कि ऐसे वजूद से जैदी को नफरत ना होती। तहतुस्सरा का रहने वाला बुलंदी से नफरत क्यों ना करता। अगर मोहब्बत नफरत है तो गहराई भी एक तरह की उल्टी बुलंदी है। उसके तखय्युल में वो उफुक न थे जिन पर बिजली का कौंदा लहराता है। वो उस तारीक उफुक तक नीचे पहुंच गया था जहां कीचड़ का लिजलिजा मादा इकट्ठा हो जाता है और ख्याल में कीड़े रेंगने लगते हैं। जैसे मस्बत और मनफी एक दूसरे से अलग रहते हैं, उसी तरह सेट पर रंभा और जैदी एक दूसरे से अलग और दूर रहते थे। इंसानी फितरत पानी की तरह अपनी सतह हमवार रखती है। रंभा नफरत न कर सकती थी। वो तो उफुक पर चांद की किरण थी, गहराई की कीचड़ न थी। वो पर फैलाए डोलती डोलती नीचे उतरी, मुस्कुराई, लजाई, मोम हो गई। वो जैदी के लिए इस कदर नर्म बन गई कि जैदी उसे निगल भी न सका, खुद पिघल भी न सका। रंभा जैदी से हंसकर बात करती तो जैदी दुरुस्ती से जवाब देता। रंभा उससे चाय मंगवाने को कहती तो वो जानबूझकर चाय न मंगाता। रंभा कहती, जैदी साहब आपके कपड़े मैले हैं। जैदी दूसरे रोज ज्यादा मैले कपड़ों में आता। रंभा कहती, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, रोज शेव किया कीजिए जैदी साहब। जैदी ने सचमुच दाढ़ी बढ़ा ली, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सी दाढ़ी, छिदरी छिदरी लंबूतरी दाढ़ी जो जैदी के चेहरे को एक अजीब वजाहत बख्शती थी। रंभा कहती, जैदी साहब फलां पिक्चर बहुत अच्छी है, आइए देख आए। जैदी जवाब दिए बगैर किसी दूसरी पिक्चर में चला जाता। दरहाले के 1 घंटा पहले वो खुद उसी पिक्चर को देखने का ख्वाहिशमंद होता और अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा होता था। उसका जिस्म और उसकी रूह अपनी पूरी कुव्वत और शिद्दत से रंभा के खिलाफ मुदाफियत कर रहे थे। उसने शायद सोच रखा था मेरी बदसूरती रोती जाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी। उसकी आंखों की मजनूनाना चमक कहे देती थी कि मुकाबला बहुत सख्त है। रंभा ने अपना रंग नहीं बदला। यह तो कहना ठीक नहीं कि उसे जैदी से कोई लगाव था। हाँ, इतनी दिलचस्पी जरूर थी कि वो उसके औरत से नफरत के जज्बे को जरूर फतह करना चाहती थी और वो इसके लिए बराबर कोशा रही। लेकिन चूंकि खुद बेहद हसीन थी और हुस्न में खुद एक ऐसी तमकिनत होती है जो इतनी काबिश की ताब नहीं ला सकती। मेरा मतलब यह है कि हुस्न खुद चमकता है। हुस्न इस कदर आबदार है कि उसे चमकना ही चाहिए। उसकी फितरत से रोशनी फूट फूट कर निकलती है। जैदी एक काविश से कम नहीं, जैसे जली हुई लकड़ियां जिनमें फूंक फूंक कर आग रोशन की जाए। रंभा हर वक्त चमकती थी, काविश से कम काम लेती थी कि खुद आग थी। समझती थी एक दिन जला बैठूंगी, इसलिए मुस्कुराती थी, कहकहे लगाती थी, नर्म रौ हो जाती थी जैसे रुई का गाला। वो आहिस्ता आहिस्ता जैदी के दिल पर फिरती थी जैसे मुर्गी अंडे पर। उसके हुस्न के नर्म नर्म पर जैदी के दिमाग की पथरीली सतह को छूते रहते थे।
और ये गोया बिल्कुल अनजान पने में होता था, इस कदर भोलेपन और मासूमियत से कि जैदी की नफरत और भी बढ़ गई। अब तक जैदी की नफरत की मंजिल ये थी, कम निगाही, खुदागाही और लापरवाही। अब नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने कभी कभार रंभा से बात करना शुरू कर दिया। यहाँ मत बैठिए, ये कुर्सी अच्छी है, वो आदमी बुरा है, ये पियाला टूटा हुआ है, ये फिक्रा गलत है, ये जाविया दुरुस्त है। छोटे छोटे मुनहनी से फिक्रे सख्त करख्त नपे तुले मेकानिकी अंदाज में एक झटके से बल खाते हुए पत्थर गुलाब की कली की तरफ रुजू कर रहा था। फिर यह नफरत और बढ़ी जब रंभा ने शांत से मोहब्बत करनी शुरू की। शांत हीरो था, रंभा हीरोइन। मोहब्बत उतनी ही लाजमी है जैसे 2 वक्त का खाना या साड़ी के साथ ब्लाउज पहनना। जैदी उस मोहब्बत को करीब तर ला रहा था। वो दोनों को इकट्ठे होने का मौका देता, शॉट से पहले दोनों को अलग ले जाकर रिहर्सल के बहाने अलग छोड़ देता, चाय की प्यालियों में शराब ला के देता कि सेट पर शराब पीना मना है लेकिन चाय पीना मना नहीं है, इसलिए बेदूध की कहकर शराब मंगाई जाती और जैदी ये बेदूध की चाय खुद लाता था और रंभा और शांत की आमियाना हरकतों से अपने जज्बे नफरत को तकवियत पहुंचाता रहता था। गालिबन उस पर यह एहसास गालिब था कि औरतें कितनी जाहिल होती हैं, कैसे रीझ जाती हैं, किस तरह शांत जैसे चुगत से प्यार कर सकती हैं, कितनी जल्द बेवफाई का जामा पहन लेती हैं। यह औरतें नफरत के काबिल ही तो हैं। जूं जूं जैदी की नफरत बढ़ती गई वो और भी रंभा के करीब होता गया। अब उसकी बातों की नाहमवारी गायब होती गई। अब वो उसके सामने हंस देता था, कहे लगाता था, पंच और इलिस्ट्रेटेड वीकली के लतीफे बयान करता था, उसे पढ़ने के लिए किताबें देता था। रंभा उसके लिए स्वेटर बुन रही थी। पिछले दिनों जब उसका खाविंद आया था तो जैदी ने उसे इस तरह बातों में उलझाए रखा कि शांत और रंभा को अकेले पिक्चर जाने का मौका भी हाथ लग गया। यह औरत, जैदी दिल में हंसता था, बदसूरती ने खूबसूरती पर फतह पाली थी। यह नफरत यूं ही चलती रही हत्ता कि पिक्चर का आखिरी दिन आ गया। जैदी सेट पर नहीं आया, पिक्चर खत्म हो गई। तालियां, हार, फूल, मिठाई, मुसर्रत और इम्बिसात। परसों रंभा वापस चली जाएगी अपने खाविंद के पास। शांत पेशावर आशिकों की तरह रंजूर, दाढ़ी बढ़ाए, बाल परेशान किए रंभा के सामने आहें भरता था और वो अपने हुस्न की तासीर पर मुस्कुराती थी। फिर उसने किसी से पूछा, जैदी कहाँ है? यूं ही लापरवाही से जैसे आदमी किसी बहुत ही जरूरी बात का जिक्र करते करते अपने कुत्ते को पुचकारने लगे। जैदी कहाँ है? मोती कहाँ है? डब्बू कहाँ है? बेचारा, बदसूरत, मायूस, मजबूर, बीमार कहाँ है? वो उसे ढूंढती फिरी, प्रोजेक्शन रूम में, कैमरा रूम में, साउंड के कमरे में, दफ्तर में, खुद उसके कमरे में। वो कहीं नहीं था। आखिर वो म्यूजिक रूम में गई। म्यूजिक रूम में अंधेरा था। तारीक और बुलंदो बाला खिड़की की झिरी में से उसने झांक कर देखा कि जैदी पियानो पर बैठा गा रहा है, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। उसके गले में सोज, पुकार, लय, तरन्नुम कुछ नहीं था, मगर वजन जरूर था। भारी बोझ जैसे गीत पत्थर बन जाए और छाती पर बैठ जाए, जैसे मौत का अंधेरा रोशनी की किरण को मगलूब करे और कायनात की तरफ बढ़ता जाए, जैसे नफरत की चट्टान पिघल पिघल कर मोहब्बत के लावे में तब्दील हो जाए। जैदी गाते गाते पियानो पर सर रख के रोने लगा। बदसूरती का फूल खिल गया था। रंभा भी खिड़की पर खड़ी खड़ी रोने लगी। वो एक दिन और एक रात उस संगीत घर में महबूस रहा। दरअसल वो महबूस नहीं था, उसने कुल कायनात को बाहर धकेल कर अपने आप को संगीत घर में आजाद कर लिया था। दुनिया और उसके दुख और उसके गम और उसकी सिफला परवरियां इस संगीत घर के बाहर कैद कर दी गई थी और वो इन सब से आजाद अपनी रूह का नौहा सुन रहा था। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। रात भर और दिन भर वो यही धुन गाता रहा और उसकी बदसूरती पिघलती गई। संगीत घर के दरवाजे बंद थे और लोगों के खटखटाने और शोर मचाने और रंभा के चिल्लाने पर भी नहीं खुले। और जब रंभा चली गई तो लोग खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए। जैदी पियानो पर अधमुआ पड़ा था। उसने ब्लेड से अपनी उंगलियां छील ली थीं और पियानो के सफेद सुरों में अपने खून का राग भरा था। उसने अपनी बदसूरती के नेहा खाने में हुस्न की महफिल सजाई थी और नफरत की अंधी कोख में मोहब्बत के नर्म जज्बे की तख्लीक की थी। आज वो एक हामिला औरत की तरह बेहोश पड़ा था और उसकी आंखें और उसके गाल और उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। कई दिनों के बाद जैदी को रंभा का एक खत मिला। प्यारे जैदी, तुम निरे अहमक हो। मैंने तुमसे दिलचस्पी जाहिर की, तुमने जाने क्या कुछ समझा। ये तुम्हारी गलती थी। मैं एक बियाहता औरत हूं।
میرے 2 بچے ہیں، میں اپنے خاوند اور بچوں سے پیار کرتی ہوں۔ یہ احمقانہ خیال میرے دل میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ چاندی کا سگریٹ کیس تمہیں بھیجتی ہوں۔ زیدی نے خط پھاڑ کر جلا دیا اور چاندی کا سگریٹ کیس اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور پھر ٹہلتے ٹہلتے میوزک روم کی طرف چلا گیا۔